हेलो एवरीवन। देखें, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमने शुरू करा था। अभी तक उसके 4 लेक्चर हम देख चुके हैं। पहला हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ था कि रिडेम्पशन क्या होता है और सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है। दूसरा लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और अपने स्टडी मटेरियल का और नोट्स का एक क्वेश्चन भी लगाया था। ठीक है। थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर वॉज ऑल अबाउट CRR। CRR क्यों बनाते हैं और उसका क्या उपयोग होता है। हमने उसमें डिस्कशन किया हुआ है कि आखिर हम जो नए जो भी प्रेफरेंस का रिडेम्पशन करना है हमें, उसके लिए हम 2 ही सोर्स क्यों यूज़ कर सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व ही क्यों यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर को क्यों उपयोग कर सकते हैं। हम डिवेंचर को क्यों उपयोग नहीं कर सकते। तो आप समझे होंगे कि अगर हम डिवेंचर इशू करके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो जो अपने क्रेडिटर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, जो अपना लोन है, उनकी सिक्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वो बोलते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर थे एग्जिस्टिंग, जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे तो उनका ये कहना होता है कि या तो आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर से या इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे ले लें, या फिर जो आप कमा रहे हैं उस पैसे को डिविडेंड में ना बांट के उससे आप रिडेम्पशन कर दें। मतलब आप ऐसे किसी पैसे से रिडेम्पशन कर दें कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हमने CRR का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। मैंने बोला था कि 5 ही लेक्चर होंगे आपके, तो आज ख़त्म हो जाएगा। मे बी पॉसिबल कि एक कोई क्वेश्चन अगले लेक्चर तक पहुँचे, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मई 2019 में पूछा गया था इंटर में 10 मार्क्स के लिए। वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो मल्टीपल टाइम डाउट में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन को लेके। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि उस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं। मतलब ये अपना 5th लेक्चर होगा और इसके बाद मैं 6th लेक्चर में केवल वो क्वेश्चन रखूं, ताकि किसी और को भी कभी सर्च करना हो, आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो आप उस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं कि ये लेक्चर देख लो, इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। स्टडी मटेरियल ने भी वो क्वेश्चन डाला। एक्चुअली वो क्वेश्चन ना प्रैक्टिस मैनुअल का हुआ करता था जो IPCC में चलता था। हमारी स्टडी मटेरियल ने वो क्वेश्चन कॉपी किया, लेकिन उसको कॉपी करते समय एक गलती कर दी और उस गलती ने उस क्वेश्चन की धज्जियाँ ही उड़ा दी। और जो ICI का सॉल्यूशन भी है वो भी उन्होंने गलत ही कर रखा है। उन्होंने सॉल्यूशन थोड़ा सा बनाया है जो क्वेश्चन हुआ करता था उसके हिसाब से, जबकि उन्होंने जो क्वेश्चन कॉपी किया है वो क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो मतलब ऐसा हो गया कि क्वेश्चन तो चेंज हो गया है, आंसर सेम है ICI का। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप उसको ICI का सॉल्यूशन ना देखें उसमें तो बेहतर होगा। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मई 19 में पूछा गया था, तो मैं मई 19 का क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में, शायद अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है। मैं एंड में आपको कंफर्म बता दूंगा कि हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, अगले लेक्चर में करेंगे। ओके। ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स लगाना। कुछ ये हमारे नोट्स। ठीक है। देखें, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कि आप ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप चाहें तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है। जिनके पास नोट्स ना हो, और मैंने आपको बोला था कि नोट्स आपको चाहिए तो आपको FIFO के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपको सर्च करना है FIFO अकेडमी। ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप सर्च करें, प्ले स्टोर में जाके आपको FIFO अकेडमी का ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखना नोट्स में, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है। FIFO अकेडमी की 2 ऐप हैं। एक पुराना ऐप था जो इनएक्टिव हो गया है, तो आपको 2 ऐप मिलेंगे। तो जो पहले नंबर पे आपको आएगा जो शायद 24 MB का ऐप है, वो आप डाउनलोड करिएगा। ठीक है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2011। ठीक है। ओके। शेयर कैपिटल है 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। फुली पेड अप है 4 लाख रुपए के। और 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप 1 लाख के। इक्विटी शेयर हैं 4 लाख के, प्रेफरेंस शेयर हैं 1 लाख के। 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपये का एक है। रिजर्व एंड सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000,
जनरल रिजर्व 75,000 और P&L है 35,000। तो पहला एक ही हमें फ्री रिजर्व देखना है, कौन सी फ्री रिजर्व है। तो कौन से फ्री रिजर्व है, क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है। तो मैंने बोला था अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश है तो वो फ्री रिजर्व होता है। और फिर मैंने आपको नोट भी लिखवाया था सेकेंड लेक्चर में कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑलवेज एज्यूम दैट कैपिटल रिजर्व इज़ नॉट रियलाइज इन कैश। तो आप ऐसा एज्यूम कर लें कि ये नॉन कैश है जब तक कि साफ साफ ना कहा जाए और इसका उपयोग आप ना करें, इसको हम फ्री रिजर्व ना माने। दूसरा है सिक्योरिटी पे हम फ्री रिजर्व नहीं होता है क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्टिव यूज़ होते हैं। जनरल रिजर्व बिल्कुल फ्री रिजर्व है, P&L फ्री रिजर्व है। तो ऐसा हम समझे तो हमारे पास 75,000 एंड 35,000 1,10,000 रुपये का क्या है, फ्री रिजर्व है। ओके, ऑन 1 जनवरी 2012 2010 जो भी आपको मानना है मान लें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एट पार होना है बाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, मतलब रिजर्व से पैसा निकालना है, यानी कोई फ्रेश इशू नहीं आया। आप हमेशा चेक करेंगे अगर फ्रेश इशू आया है तो फ्रेश इशू की नॉमिनल वैल्यू के बराबर रिडेम्पशन हम फ्रेश इशू से कर देंगे, बाकी सारा रिडेम्पशन हम हमेशा मानेंगे वो कहाँ से हुआ है, फ्री रिजर्व से ही हुआ है। ठीक है, ओके। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन अलग से क्यों लिखा होता है, क्योंकि कभी कोई अगर कंपनी कैश बुक बना लेती है तो आपको पता होगा अगर कैश बुक बन जाए तो फिर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती है, मतलब वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी है और सेकेंडरी बुक्स ऑफ एंट्री भी है। ठीक है, तो कैश बुक बन जाए तो कैश के ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो बताते हैं कि इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपको उसको भी रिकॉर्ड करना है। ओके, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें और ताकि हम इसको शुरू करें। तो हमारे पास 1,000 इक्विटी शेयर है, 100 का प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख रुपए के। हमारे पास 1,10,000 रुपये का प्रीमियम है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एट पार होना है। तो बेहद सरल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मैंने बताया था कि जहाँ से पैसे आने हैं उनकी एंट्री कर लो। तो यहाँ पैसे लाने के लिए कोई एंट्री नहीं बोली गई, ना ही इन्वेस्टमेंट बिकी है, ना ही शेयर इशू हुए हैं। तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लेते हैं, पे कर देते हैं और जो भी अमाउंट राइट ऑफ करना है या CRR में डालना है वो कर देंगे। तो पहली एंट्रीज में आ जाएगी क्या, नाम देख लेना आप। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शायद 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो अगर 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए का है, 1 लाख का। प्रीमियम है क्या, नहीं है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता तो लिखते, नहीं लिखना है। तो क्या सर हम ऐसा लाइन लिख के डैश लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं तो बस आपको रिवाइज करने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर होता तो ऐसा होता। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो कितने रुपए देने हैं आपको, 1 लाख, है ना। आपको याद है क्वेश्चन एट पार रिडीम करना है। बीइंग अमाउंट मेड ड्यू, अमाउंट क्या हो गया है, ड्यू हो गया है। ठीक है, दूसरी एंट्री जो आएगी वो आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमने पेमेंट भी कर दिया 1 लाख रुपए का। ओके, और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड। ओके, नरेशन जितना छोटा लिख पाए उतना छोटा लिखें आप, है ना, उसको कोई नहीं पढ़ता। वो ऐसा है कि नहीं लिखा होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, लिखा होगा तो कोई ऐसा वेरी गुड नहीं देने वाला कि बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन लिखा है आपने, बेहतरीन नरेशन आ रहा है आपका, है ना, 1 नंबर नरेशन का। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना, बस इतना कि वो होना चाहिए। अब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करा, हमने उनका पेमेंट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, कोई प्रीमियम होता तो हम राइट ऑफ करते, नहीं है तो हम CRR बनाएंगे। इस क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि कोई फ्रेश इशू लाया ही नहीं गया, जो रिजर्व थे उसी से हमने क्या किया है, पूरा रिडेम्पशन किया है। तो हमें रिजर्व से पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, CRR में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे पूरे 1 लाख। हमारे पास 2 रिजर्व हैं, एक जनरल रिजर्व है, एक P&L। तो सर पहले किससे पैसा ट्रांसफ़र करें,
प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनरल रिजर्व या P&L किससे पैसा ट्रांसफ़र करेंगे पहले, लेकिन चूँकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए बार बार के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले जनरल रिजर्व का उपयोग करेंगे और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। तो कितना था जनरल रिजर्व में 75,000 और कितना ले लें हम 25,000, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये छोटा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं पहले 8th क्वेश्चन करा देता हूँ जो 6th के सिमिलर है, फिर अपन 7th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में लिखा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच fully paid up and 1,008% redeemed preference share of 100 each fully paid up। तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपये का एक है, फुली पेड अप है। मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चन के बाद नोट लिखवाऊंगा कि ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, कभी पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन ही नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडीम कर रहे हो फुली पेड अप होना चाहिए। अगर पार्टली पेड अप है तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते जब तक कि आप उससे फाइनल कॉल मंगा के और उनसे कॉल रिसीव करके फुली पेड अप ना कर रहे हैं, तब तक आप रिडेम्पशन नहीं करेंगे। मैं इसका आपको नोट लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और उसका एक क्वेश्चन भी है वो कराऊंगा। तो अभी हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एक है, और 1,000 है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, 100 का एक, मतलब 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं हमारे पास। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज, जनरल रिजर्व है हमारे पास 80,000 रुपये का, ठीक है, फ्री रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000 का, फ्री रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कुछ ना कहा जाए तो आप मानेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया अभी तक, ये क्या होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, यानी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और चूंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं इसलिए फ्री नहीं है, इनका उपयोग वही होगा जिनके लिए इनको बनाया गया है, तो ये फ्री रिजर्व नहीं होते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इस 10,000, 10,000 का है जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है। जब वो साफ साफ बोले कि 10 में से 5 फ्री नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बचा हुआ 5 फ्री है, सही है। तो 5,000 क्या हो जाएगा फ्री रिजर्व हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में से। देखिए एक टर्म होता है, एक फ्रेज है कि एक्सप्रेस इंक्लूजन ऑफ समथिंग इज इम्प्लाइड एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक्सप्रेस इंक्लूजन ऑफ समथिंग, जब मैं किसी को एक्सप्रेसली कुछ कह रहा हूँ कि ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसका मतलब है इट इज़ इम्प्लाइड एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, तो बचा हुआ 5,000 इम्प्लाइड है कि वो फ्री रिजर्व है। जैसे क्लास में से मैं एक बच्चे को बुलाऊं कि तुम यहाँ आ जाओ, जब मैं एक्सप्रेसली एक व्यक्ति को बुला रहा हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, या मैं 3 बच्चों को बुला रहा हूँ कि तुम राम श्याम गीता यहाँ आ जाओ, एक्सप्रेस इंक्लूजन ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज इम्प्लाइड एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि तुम समझ जाओ कि तुम्हें नहीं आना है, ठीक है। तो 5,000 फ्री नहीं है, इसका मतलब बचा हुआ 5,000 फ्री है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम तो फ्री रिजर्व नहीं होता है। कैश एंड बैंक में कितना पैसा है 98,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन 10% के प्रीमियम पे होगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, वो फ्रेश इशू ला सकते हैं एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोले पहले जो पैसा बचा पड़ा हुआ है अपने पास, जो अपने जोड़ के रखा था वो उपयोग करो, और फिर कम पड़ता है अगर पैसा, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं फ्री रिजर्व आप फ्रेश इशू ला सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। बोले आप सारा रिजर्व यूज़ कर लो, बस 20,000 रुपये जनरल रिजर्व में छोड़ देना। आपको बोला गया पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू दी अबव अरेंजमेंट। ध्यान रखें क्या क्या पूछा गया है, पहला आपको जनरल एंट्री करना है। एंड ऑल्सो शो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपीयर इन दी बैलेंस शीट,
ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडेम्पशन कैरिड आउट। तो आप रिलेवेंट आइटम कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो बनाओ। तो रिलेवेंट आइटम यानी आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी कि वो टैली कर जाए, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी। क्या बनाना है आपको? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। ठीक है, तो बोला कि पहले आप रिजर्व उपयोग कर लो और फिर बचे हुए के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेश इशू ला सकते हो। ओके, और जो रिडेम्पशन होना है वो 10% के प्रीमियम पर होना है। ठीक है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। बेहतर होगा कि आपको क्वेश्चन पैरेलल दिखाई दे रहा हो, तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लें। आपको कोई डाउट होती है तो आप वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन रीड करते जाएं, फिर यहाँ करें, है ना। ऐसा नहीं कि जिस स्पीड से मैं कराते जा रहा हूँ आपको उसी स्पीड को फॉलो करना ज़रूरी है, आप अपने आराम से करें, है ना। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि कितना हमारे पास रिजर्व है, कितना हमें टोटल पैसा रिडेम्पशन के लिए चाहिए, तो हमें कितना रुपए के फ्रेश इशू लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला वर्किंग नोट। बना लेते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, या और सरल कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। कितना पैसा हमें शेयर इशू करके चाहिए। पहला ये है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे कितना अमाउंट, तो 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू प्लस 10,000 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 1,10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, टोटल, एक मिनट, तो 1,10,000 रुपये टोटल चाहिए। 1 लाख रुपये नॉमिनल वैल्यू के हैं रिडेम्पशन के, और 10,000 रुपये किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के। हम ऐसा चाहें तो हम केवल नॉमिनल वैल्यू को यहाँ देख लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना चाहिए, और प्रीमियम को अलग से देख लेते हैं। तो ऐसा देख लेते हैं हम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, 1 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू के चाहिए। तो लेस करते हैं रिजर्व्स अवेलेबल। कितने रिजर्व अवेलेबल हैं अपने पास? रिजर्व के रूप में थे क्या क्या, देख लें। हमारे पास था जनरल रिजर्व 80,000 रुपये का। ठीक है, एक मिनट होना, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो रिजर्व में अवेलेबल थे हमारे पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 80,000 का अवेलेबल है, जिसमें से उन्होंने बोला है कि आपको 20,000 छोड़ देना है, तो 20,000 छोड़ देते हैं। तो 60,000 तो हमारे पास जनरल रिजर्व से मिल जाएंगे। फिर आगे लिखा था P&L है 20,000 का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 का है। अब प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 का क्या आप नॉमिनल वैल्यू के लिए उपयोग कर पाएंगे? तो आप जो रिडीम कर रहे हैं प्रिपरेशन में 10,000 रुपये का प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए भी तो P&L से पैसा निकालना पड़ेगा। तो लेस कर दें 10,000, ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप प्रीमियम और रिडेम्पशन को जब P&L से राइट ऑफ करोगे तो P&L कितना बचेगा आपके पास नॉमिनल वैल्यू को चुकाने के लिए। मैंने यहाँ नॉमिनल वैल्यू लिया है 10,000 का, आपके पास और P&L बचेगा, है ना। 20,000 का P&L है, जिसमें से 10,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ फिर फेंस शेयर में राइट ऑफ होने में लग जाएगा। बचा हुआ 10,000 आप नॉमिनल वैल्यू के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपके पास एक और अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। कितना है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व? तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है अपने पास टोटल 10,000, जिसमें से कितना फ्री नहीं है, 5,000 फ्री नहीं है। तो कितना फ्री है, 5,000 फ्री रिजर्व है।
ओके, और फिर 2000 का सिक्योर्ड प्रीमियम है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो ये कितना अमाउंट फ्री रिजर्व का अवेलेबल है, तो ये है अवेलेबल फ्री रिजर्व। देखो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद, मतलब 10,000 प्रीमियम के चुकाने, वो चुकाने के बाद हमारे पास 75,000 रुपये और है जो हम 1,00,000 रुपये को चुकाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बात को फिर से एक बार समझना कि आपको रिडेम्पशन में चाहिए हैं, आपका जो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो रहा है उसमें आपको चाहिए हैं 1,00,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू के और 10,000 रुपये प्रीमियम के। तो इस प्रीमियम को हमने P&L से राइट ऑफ कर दिया 10,000 रुपये से, ये ख़त्म हो गया। बचा हुआ P&L का 10,000 हमने यहाँ उपयोग कर लिया, जनरल रिजर्व का 60,000 और 5,000 हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के कर लिए। तो इस 75,000 रुपये हमने नॉमिनल वैल्यू चुकाने के लिए यूज़ कर लिए और 10,000 हमने प्रीमियम चुकाने के लिए उपयोग कर लिए। अभी भी 25,000 रुपये की ज़रूरत है और हमारे पास अब रिज़र्व नहीं है, ठीक है। तो 25,000 रुपये हमें कहाँ से लाने पड़ेंगे? दो ही सोर्स होते हैं, या तो आप रिज़र्व का पैसा उपयोग करें या फिर आप फ्रेश इशू लाएँ। तो इस 25,000 को चुकाने के लिए आपको फ्रेश इशू लाना होगा, ठीक है। और एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है जो हम फ्रेश इशू ला रहे हैं? द डायरेक्टर आर empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve, ठीक है। और इक्विटी शेयर जो शुरू में हम देखेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर 10 रुपये का होता था। तो अब देखें 25,000 रुपये लाने के लिए अगर हमारा एक शेयर 10 रुपये का है तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 2500 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। 10 रुपये आएंगे, 25,000 रुपये टोटल आ जाएंगे। तो ये मैंने रफ वर्किंग समझाई आपको। यहाँ देखें कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर, तो 1,00,000 की नॉमिनल वैल्यू का रिडेम्पशन करना है जिसमें से 75,000 तो फ्री रिजर्व से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हो गया अमाउंट रिक्वायर्ड बाय फ्रेश इशू। फ्रेश इशू करके कितना पैसा चाहिए? तो 25,000। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू, कितने इक्विटी शेयर आपको इशू करने हैं? तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन। यहाँ अमाउंट का मतलब पैसे नहीं है, पैसे तो हमारे पास 98,000 रखे हुए हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को? हमारे पास पैसे तो 98,000 हैं, ये हैं देखो, और हमें टोटल चाहिए 1,10,000। तो ऐसे तो हमें केवल कितने रुपए चाहिए? 12,000 रुपये चाहिए। तो फिर हम सर 25,000 का फ्रेश इशू क्यों ला रहे हैं? हमारे पास पैसे पड़े हैं लेकिन रिजर्व के पैसे हमारे पास 75,000 ही है, बाकी किसी और चीज़ के हैं। तो हम किसी और के पैसों को उपयोग नहीं कर सकते, हमें रिजर्व के ही पैसे उपयोग करने हैं। तो रिजर्व के हम 75,000 कर सकते हैं, बाकी कहाँ से आएंगे? तो फिर बाकी पैसों के लाने के लिए आपको फ्रेश इशू लाना है। आपको बस इस क्वेश्चन में कैश की प्रॉब्लम नहीं, कैश तो आपको केवल 12,000 चाहिए। ध्यान से आप समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैश केवल 12,000 चाहिए आपको। तो आप 98,000 कैश पड़ी हुई है, उपयोग कर लो। लेकिन कोई जब पूछेगा कि ये कहाँ से पैसे उपयोग कर रहे हो, तो हमने कहा कि हमारे पास पड़ी थी। उन्होंने बोला कहाँ से आए? तुम्हारे पास रिजर्व तो केवल 75,000 का है। इसका मतलब जो भी 98,000 रुपये हैं उसमें से 75,000 रिजर्व के हैं, वो आप उपयोग कर सकते हो। बाकी पैसे किस चीज़ के उपयोग कर रहे हो आप? ऐसा तो नहीं कि जो आपने कभी कोई शेयर इशू करा था उसका पैसा उपयोग कर रहे हो, कोई डिवेंचर इशू किया था उसका पैसा उपयोग कर रहे हो, कोई बैंक से लोन लिया था उसका। आपके पास ये पैसा आया कहाँ से? तो हम 75,000 को तो एक्सप्लेन कर देंगे कि देखो ये हमारा रिजर्व का पड़ा हुआ है, बाकी कहाँ से आया। हाँ, तो फिर बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस एंगल से चीज़ों को देखना होता है। कई बार कैश होती है लेकिन किस चीज़ की है नहीं पता, इसलिए आप उपयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कई बार आपके पास रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं लेकिन कैश नहीं होती। तो रिजर्व तो बहुत सारे लेकिन पैसे ही नहीं हैं। तो पैसे लाने के लिए कहीं आपको इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ते हैं या फिर आपको फ्रेश इशू लाना पड़ता है कि मेरे पास रिजर्व तो है लेकिन कैश नहीं है। मतलब मेरे रिजर्व के पैसे मैंने कहीं फिक्स एसेट खरीदने में लगा दिए, कहीं लैंड खरीदने में लगा दिए, तो मेरे पास
ऐसा मैंने पैसा बचाया तो था, लेकिन आज मेरे पास नगद नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में कराऊंगा। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन कितना है, 25,000। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन बाई इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके कितना पैसा, 25,000, डिवाइड बाय फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। 10 रुपये एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितने आपको इशू करने पड़ेंगे, आपको 2500 इशू करने पड़ेंगे। उन्होंने आपसे पूछा कि जनरल एंट्री कर दो, दूसरा उन्होंने आपसे पूछा है कि आप एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना दो। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री सबसे पहले आप पैसे लाने की कोशिश करें, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितने शेयर आप इशू कर रहे हैं, 2500 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का, 10 का, 25,000 रुपये आ गए। बीइंग इक्विटी शेयर इशूड। दूसरी एंट्री, और इन्वेस्टमेंट बेचा क्या, नहीं। अब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दें, तो एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो देखें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 1 लाख की, प्रीमियम कितना है, 10,000, कितना पैसा देना है, 1,10,000, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1,10,000 रुपये हम उनको दे देंगे। बीइंग अमाउंट पेड। फोर्थ एंट्री क्या होगी, जो हमने प्रीमियम चुकाया उसको हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो हमने P&L से किया था, तो एंट्री आ जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 10,000 10,000 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। ठीक है, फिफ्थ एंट्री जो आएगी वो आएगी CRR बनाने की। ठीक है, तब CRR बनाने के लिए हमने क्या क्या उपयोग किया है देख लेते हैं। हमने कितना रुपए रिजर्व से यूज़ करा है, 75,000। तो हमने उपयोग किया है जनरल रिजर्व का। ठीक है, हमने उपयोग किया है P&L का, और हमने उपयोग किया है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स का। ठीक है, और 2 CRR बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड टू CRR। कितना CRR बनाया हमने, 75,000 का। देखो 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी, मैं बता देता हूँ। CRR इक्वल टू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। ठीक है, लेस प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आपको प्रीमियम नहीं लेना है, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके कितना पैसा आया प्रीमियम छोड़ के। ठीक है, तो 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू का रिडेम्पशन किया हमने, 25,000 फ्रेश इशू से आए हैं, तो कितने का बनेगा, 75,000 का। 75,000 में से जनरल रिजर्व से हमने निकाले थे कितने, 60,000। P&L से निकाले थे हमने 10,000,
और इन्वेस्टमेंट अलाउंस निकाले थे हमने 5000। ओके, आगे बात समझ आपको अच्छे से? ठीक है। अब आपको बोला गया है आपको बनाना है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ध्यान रखना, आप ही बना लेना। बैंक बैलेंस का ध्यान रखना कि 98,000 रुपये पहले से थे, 25,000 रुपये और आए और 1,10,000 चले गए। जनरल रिजर्व का बैलेंस 20,000 बचेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का 5,000 रुपये बचेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गायब हो जाएगी। ओके, हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ मैं आपको, है ना, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इस सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, ठीक है। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि सी लिमिटेड, पहले पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सी लिमिटेड हैड 3,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। इनके पास 3,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 12% वाले, 100 का एक। 100 का एक है तो कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। फुली पेड अप है, ध्यान रखना पार्टली पेड अप का रिडेम्पशन ही नहीं हो सकता। अगर पार्टली पेड अप है तो पहले हम उनको फाइनल कॉल मांग के फुली पेड अप करेंगे और उसके बाद ही रिडीम होगा। ये नोट लिखवाऊंगा। कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम मतलब 30,000 रुपये प्रीमियम के चाहिए इनको। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। तो 2,50,000 रुपये शेयर इशू करके आ गए और 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 1,100 रुपये का डिवेंचर। कितने रुपए? 1 लाख। देखो, डिवेंचर से रुपए आ जाएंगे तो क्या डिवेंचर के नाम के रुपए आप रिडेम्पशन में यूज़ कर सकते हैं? आप ऐसा बोलोगे क्या कि इतने शेयर इशू करके आए थे वो हमने लगा लिए, इतने डिवेंचर के लगा लिए, तब हमें फ्री रिजर्व से हमने पैसा उपयोग नहीं किया? नहीं। आप डिवेंचर से आने वाला कैश तो उपयोग कर सकते हैं लेकिन डिवेंचर के नाम से नहीं। मतलब आपको या तो ऐसा माना जाएगा कि जितना पैसा आपके पास शेयर से आया आपने वो उपयोग किया है, या फिर माना जाएगा कि आपने जो भी बचा हुआ पैसा उपयोग करा है, चाहे वो आप लाए किसी भी तरीके से हों, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वो फ्री रिजर्व से ही उपयोग किया गया है। CRR बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कितनी नॉमिनल वैल्यू का रिडेम्पशन हुआ है, उसमें से कितनी नॉमिनल वैल्यू का आपने फ्रेश इशू लाया है शेयर का, बचा हुआ हम मानेंगे CRR से आया है। फिर चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट बेच के लाए हो, चाहे आप स्टॉक बेच के लाए हो, चाहे आप लोन लेके आए हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मानेंगे जो पुराना पैसा रखा हुआ है उसमें से ही कहीं ना कहीं हमें उपयोग हुआ है पैसा, और हम उस पैसे को ब्लॉक कर देंगे ताकि उसमें से डिविडेंड ना बटे, ठीक है। तो भले हम डिवेंचर की कैश उपयोग कर लेंगे तो हम फ्री रिजर्व को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हम मान ऐसा रहे हैं कि जो पैसा हम उपयोग कर रहे हैं ये है फ्री रिजर्व का ही, या तो शेयर का है या फ्री रिजर्व का है। तो जो फ्री रिजर्व का डिविडेंड बढ़ सकता था उसको हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जो डिवेंचर का पैसा आया और सपोज हमने उपयोग कर लिया कैश के फॉर्म में, तो भी हम CRR बनाएंगे ताकि वो पैसा कभी आउटफ्लो ना हो, ताकि वो हम डिवेंचर को देने में उपयोग कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान से समझना इस बात को। चलो, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू फुली सब्सक्राइब हुआ एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल, सारा पैसा मिल गया। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, सारा पैसा हमने भी प्रॉपर तरीके से दे दिया। कंपनी हैड सफिशेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट पर्याप्त है अपने पास, जितना ही फ्री रिजर्व से उपयोग करना होगा हम कर सकते हैं। हमेशा हम पहले शेयर के पैसों का उपयोग करेंगे और फिर हम फ्री रिजर्व को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जब शेयर से पैसा आ गया तो हम क्यों अपने रिजर्व को ब्लॉक करेंगे, है ना, क्यों हम शेयर होल्डर के डिविडेंड को रोकने की कोशिश करेंगे। सो जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी, आपको जनरल एंट्री करना है। तो फिर से समझे हुआ क्या है। इस क्वेश्चन में आपके 3,000 प्रेफरेंसर हैं, 100 का एक, 3 लाख रुपए के, उनका रिडेम्पशन होना है 10% के प्रीमियम पे। इसके लिए किए गए हैं शेयर इशू और डिवेंचर इशू, ठीक है, और बोला रिजर्व की कोई कमी नहीं है। तो पहले आप क्या करो, शेयर इशू और डिवेंचर इशू की एंट्री करो, फिर प्रेफरेंस होल्डर को ड्यू करो और पे करो, और फिर
जो प्रीमियम था उसको राइट ऑफ करो, और आखिरी एंट्री में CRR बनाना। CRR बनाते समय ध्यान देना है कि कितना रिडेम्पशन के लिए पैसा चाहिए था माइनस कितना शेयर इशू करके आया, डिवेंचर से कितना आया वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम शेयर का पैसा कंसिडर करेंगे, बाकी का हम CRR बनाएंगे, प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है ये। ऐसा ही एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, मैं बताता हूँ ऐसा ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते हैं, ये हेडिंग डली हुई है आपकी प्रैक्टिस मैनुअल एंड पास्ट एग्जाम। तो ये वाला क्वेश्चन देखें आप, धीरज लिमिटेड, इन्होंने यहाँ इक्विटी सर्विस की है, डिवेंचर भी, होमवर्क लिख लें आप, आपको खुद ही करना है। और देखें यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ गलती कर रहे थे वो CRR बनाते समय शेयर और डिवेंचर दोनों को कंसिडर कर लेते थे, इतनी सी वजह से 10 नंबर का पूछा गया। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये मई 18 का क्वेश्चन है, तो अभी मैं करा देता हूँ आपके मॉड्यूल का, मई 18 वाला आप कर लेना, आपको खुशी होगी कि आपसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन है हमारा, सारा क्लीन कर देता हूँ। चलो, सबसे पहले हम इशू की एंट्री करें, तो पहला यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल एंट्री, पहली एंट्री हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर, 25,000 शेयर हैं, 10 का 1 कितना हो गया, 2,50,000। नरेशन आप लिख लें, टाइम वेस्ट होगा अपना, है ना, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड। फिर अगली एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने डिवेंचर भी इशू किए थे। ठीक है, कितने, 14% डिवेंचर टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, कितने, 1,000 थे, 100 का 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हमने, बीइंग डिवेंचर इशूड। अब तीसरा हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, वापस से क्वेश्चन निकाल देता हूँ मैं, ये 7th क्वेश्चन, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की। फिर है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना प्रीमियम, 10%, 30,000 रुपये का प्रीमियम। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 3,30,000 रुपये। फोर्थ एंट्री में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,30,000, 3,30,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्रीमियम था उसको राइट ऑफ करना है, कितना, 30,000 का प्रीमियम था, उसको राइट ऑफ कर देना है। तो अगली एंट्री आ जाएगी, हमारे पास प्रॉफिट्स सफिशेंट है, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो हमें कोई नाम नहीं मेंशन किया गया कि वो P&L है कि जनरल रिजर्व है, तो हम फ्री रिजर्व नाम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 30,000 का ये हमने राइट ऑफ कर दिया यहाँ पे अमाउंट। और 6th एंट्री में आएगी CRR, अब वो एंट्री भी आएगी फ्री रिजर्व टू CRR। अब CRR का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो CRR इक्वल टू होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड लेस प्रोसीड, और प्रोसीड में ओनली
फेस वैल्यू वाला पार्ट, प्रीमियम नहीं लेना है, ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डिवेंचर का भी पैसा उपयोग कर लेंगे? नहीं, केवल शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और इक्विटी में। एक बात ध्यान रखना, जो साथ में ग्रुप 2 कर रहे हों, बायबैक के लिए शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों का पैसा उपयोग कर सकते हैं। बायबैक के लिए भी हम CRR बनाते हैं, जिन्होंने किया हो उनके लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हम शेयर और डिवेंचर दोनों का पैसा माइनस करते हैं, ठीक है, और बचे हुए के लिए CRR बनाते हैं। लेकिन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में केवल हम शेयर्स का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो बायबैक में समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो अब देखें अपने क्वेश्चन के हिसाब से, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना है? 3 लाख, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। और प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, शेयर की प्रोसीड कितना है? 2,50,000। तो कितना CRR बनाना पड़ेगा? 50,000 रुपये का CRR बनाना होगा, और ये हम 50,000 का CRR बना लेते हैं। ओके, एनी डाउट? ठीक है, मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवाए थे शुरू से, हम देख लेते हैं अभी तक। तो मैंने आपको लिखवाए थे 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स, 5, और इसके बाद बस कॉन्सेप्ट समझाए है ना। छठा अकाउंटिंग का पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ नोटिंग करा रहा हूँ, जिसके फिर आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो यह है 7th पॉइंट। Only fully paid up preference shares can be redeemed। केवल फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट डाल रहा हूँ मैं, नोट 1। ऐसा हो सकता है कि इफ क्वेश्चन हैज बोथ फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के पास दोनों हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर हैं एंड पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर हैं, and question ask you to redeem preference share। और क्वेश्चन बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो और एंट्री करो। तो फिर क्या करें? देन रिडीम फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। तो आप केवल जो फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर हैं उनको रिडेम्पशन कर दें, ठीक है। मतलब पार्टली पेड अप भी हैं, फुली पेड अप भी हैं, और क्वेश्चन बोला कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करें, तो आप केवल फुली पेड अप का करें, पार्टली पेड अप का कुछ ना करें। एक नोट डाल दें आप कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड। अब नोट 2, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में केवल पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है और क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें। तो इफ क्वेश्चन हैज ओनली पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, क्वेश्चन में केवल पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर हैं, एंड क्वेश्चन आस्क्स यू टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, और क्वेश्चन बोलता है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो।
सो अपन क्या करेंगे देन, स्टेप 1, देन मेक फाइनल कॉल, और एंट्री आ जाएगी शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये फाइनल कॉल कर लिया हमने उनसे। स्टेप 2 क्या होगा, रिसीव फाइनल कॉल, फाइनल कॉल रिसीव कर लो और एंट्री आएगी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, नाउ पार्टली पेड preference shares became fully paid up. So redeem the preference shares now. पार्टली पेडअप थे, आपने कॉल मांगी, उन्होंने कॉल दे दी तो फुली पेडअप हो गए। तो बस अब क्या है, आप रिडीम कर दो उनको, है ना। नोट 3, व्हाट इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट पे, डिड नॉट पे do not pay final call। क्या होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर फाइनल कॉल ना दें, नाउ कंपनी विल forfeit these shares and there is no क्वेश्चन ऑफ रिडेम्पशन। तो कंपनी उनको फोरफीट कर लेगी, रिडेम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, समझ रहे हैं आप। ठीक है, मैं एक और लेक्चर इसका अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन कराऊँगा मैं। पहला जो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कराऊंगा, और एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पार्टी पेड शेयर्स भी हैं और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।